नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल पे मैं बात करता हूं ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी ठीक होते हैं और जो हमें शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, क्योंकि उनके चार्ट पैटर्न भी हमें इंडिकेट कर रहे होते हैं कि हमें ब्रेकआउट मिल सकता है या स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में होता है। तो आज वैसे ही कुछ स्टॉक्स में डिस्कस करने वाला हूँ और साथ ही साथ वो स्टॉक में एक खास बात ये भी है कि उन स्टॉक्स का जो डिविडेंड यील्ड है काफ़ी अच्छा है। किसी किसी स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 5% भी है, किसी का 2% है, किसी का 2.5% है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और उनमें से जो पहला स्टॉक हम लोग का है वो है चेन्नई पेट्रोलियम का। आप देख सकते हैं चार्ट ओपन करके रखा है मैंने और ये डेली चार्ट है, तो इसको पहले मैं वीकली पे कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर समझ में आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 482 का जो लेवल था वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ करता था। 2007 में ये हाई लगाया इसने इस लेवल पे, फिर 2017 में हाई लगाया, उसका स्टॉक नीचे गया और 2024 में कहीं जाके हमको ब्रेकआउट मिला है। और ब्रेकआउट मिलने के बाद स्टॉक ने हमको अभी तक सिर्फ 81% तक रिटर्न दिया है। तो हालांकि 81% काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप अगर देखेंगे 2007 से अराउंड 15 साल हो गया, 15 साल में सिर्फ 80% का रिटर्न अगर देखेंगे तो ये बहुत ही बेकार सा रिटर्न है। लेकिन अब हमको ब्रेकआउट मिल गया है तो हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक क्लियर अप ट्रेंड में है। यहाँ पे हमको वॉल्यूम भी काफ़ी हाई नजर आया है और ये 2 बार राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद कंपनी ने हमको ब्रेकआउट दिया है, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। तो ये अपना मूवमेंट दिखाने के बाद कंपनी रिट्रेसमेंट में है और इस जगह पे हम आराम से बाय कर सकते हैं, क्योंकि इस जगह पे जो हम कंपनी मिलने वाली है वो आपका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है वो सिर्फ 4% की दूरी पर है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक जो है 841 को या 840 को टच कर ले। अभी ये 880 पे चल रहा है, तो 4 से 5% का करेक्शन आपको अगर मिलता है तो इस जगह पे हम अच्छा खासा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, ताकि हमको लॉन्ग टर्म में और भी अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। चलिए कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेते हैं, थोड़ा नंबर्स देख लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप ओनली 13,000 करोड़ का है, यानी ये एक मिड कैप कंपनी है। प्राइस टू अर्निंग देखें तो ओनली 5 का है। डिविडेंड यील्ड 6% का है और जो ROC ROE आप देख सकते हैं 35-36 है। और सिर्फ यही नहीं, इस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है वो IOCL है। अब इतने बड़े कंपनी का इसको बैकअप मिला हुआ है तो कंपनी बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाती है। इन्वेस्टर्स में अगर आके देखेंगे तो 67% प्रमोटर्स के पास है, 15% FI के पास है और पब्लिक के पास सिर्फ 16% है। तो हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। बैलेंस शीट में अगर आके देखें तो लगभग 8,444 करोड़ का रिजर्व है और बोरोइंग सिर्फ 2,700 करोड़ का है। तो देखिए तो टेक्निकली कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे देखिए लगभग 6% का कंपनी डिविडेंड दे रही है, लगभग 6% का कंपनी हमको डिविडेंड यील्ड दे रही है साल का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने जो 2024 को जुलाई में जो डिविडेंड दिया था वो लगभग 55 रुपये का था। फिर 2023 में कंपनी 27 रुपीज़ का डिविडेंड दिया था। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड बहुत ही फिलहाल अच्छा है। और आप देख सकते हैं कि जो पब्लिक है उसके पास सिर्फ 16% का स्टेक ही होल्ड कर रहे हैं। तो ये एक स्टॉक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट बन जाता है आपके पोर्टफोलियो में डालने के लिए। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको पूरा का पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डालना नहीं है। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई कीजिए। किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको पैसा डालना ही है तो मैक्स टू मैक्स 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मेरा खुद का स्ट्रेटेजी है, आप मान सकते हैं कि मेरा स्ट्रिक्ट नियम है जो मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन इस स्टॉक में पैसा डालना है कि नहीं डालना ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। मैं स्ट्रेटेजी को शेयर कर सकता हूँ। तो ये स्टॉक था चेन्नई पेट्रोलियम। अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसके इन्वेस्टर्स में आगे अगर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका 85% लगभग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड कर रही है। FIs के पास ओनली 1% है और DIS के पास 10% है। पब्लिक के पास सिर्फ 2% है। तो यहाँ पे भी आपका IRFC की तरह आपको देखने मिल सकता है। जिस तरीके से IRFC 20 रुपये से 200 रुपये तक गया था, उस तरीके से हमको यहाँ भी अपमूव देखने मिल सकता है, क्योंकि पब्लिक के पास यहाँ पे स्टेक है ही नहीं। तो अगर डिमांड आता है तो बहुत ही अच्छा खासा डिमांड आ सकता है और कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। 33,000 करोड़ से आज 54,379 करोड़ पे हो गया है और इस कंपनी के ऊपर डेट 0 है। तो इतना अच्छा बैलेंस शीट, इतना स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। और अगर हम इसका डिविडेंड देखें तो भी 2.55% का है, यानी आपका जो कंपनी ग्रो करेगा वो तो करेगा ही, साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी मिलेगा लगभग 2.5% का। प्राइस टू अर्निंग अगर देखें तो सिर्फ 9 के PE पे मिल रहा है। कंपनी बहुत ही फेयरली वैल्यूड हमको दिख रही है। ROC ROE भी काफ़ी कंफर्टेबल है, 15.8 और 13.3 है। चलिए अब इसका चार्ट देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इस कंपनी ने IPO होने के बाद हमें काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाया, जो कि हर IPO होने के बाद होता ही है। और आप देख सकते हैं जिसने हाई लगाया था वो 2017 में 439 का लगाया था और 2024 में फिर से लगाया। तो ये हमारा एक कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हैं 2017 के बाद 2024 लगा, 24 में वापस से हमको वो लेवल टच करते हुए नजर आया। यानी 5 साल इसने लगाया इस राउंडिंग बॉटम को फॉर्म करने में और अभी हमारा ये कप पैटर्न बन रहा है। आप यहाँ पे देखिए ये हम लोग का क्लियर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर नज़र बना के रखिए। और अगर मैं इसके टारगेट का बात करूँ तो इसका टारगेट अराउंड 817 का हो सकता है, जो कि परसेंटेज में आपको यहाँ से ऑलमोस्ट डबल करते हुए आ रहा है। डबल से भी ज़्यादा का आपको रिटर्न दे सकता है। तो जनरल इंश्योरेंस के ऊपर भी नज़र बना के रखिएगा। मैं फिलहाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। तो चलिए इन दोनों कंपनीज़ के बाद हम बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स।
अब इसका भी हम पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं, फंडामेंटल्स थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम चार्ट में जाएंगे। तो अगर इन्वेस्टर्स में आके देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 71.76% है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस के पास 5.65% है, डीआईएस के पास भी 5% है, और जो पब्लिक है उसके पास 16% है। तो आप देख सकते हैं एफआईएस ने थोड़ा बहुत बिकवाली किया है, लेकिन फिर भी अभी वो 5% होल्ड कर रही है, और डीआईएस के पास भी 5% है, पब्लिक के पास 16% है। अभी भी जो मेजॉरिटी स्टेक है वो प्रमोटर्स, एफआईएस और डीआईएस के पास ही है। बैलेंस शीट में अगर आके देखें तो 1200 करोड़ का रिजर्व है, और वहीं पे 358 करोड़ का बोरोविंग्स है। तो कर्जा भी कंपनी की ओर बहुत ही कम है, तो इस कंपनी का बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और अगर हम इसके वैल्यूएशन के ऊपर आके देखें तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 21 है, फेयरली वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड अच्छा खासा मिल रहा है 2.52% का। आरओसी आरओई 27-24 है, बहुत ही अच्छा है। तो कंपनी का फंडामेंटल्स भी हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। अब चार्ट में अगर आके देखें तो इस कंपनी में भी हमें क्लियर ब्रेकआउट मिला है। ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो लेवल था 1075 का, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने डबल टॉप का पैटर्न बनाया। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप जब भी टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो उसको ध्यान से देखिए, और अगर आपको ऐसा कुछ ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न देखने मिले तो उसे इग्नोर नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे एक टॉप लगाया था इसने, और दूसरा टॉप यहाँ पे लगाया था। तो जब भी डबल टॉप पैटर्न देखने को मिलता है तो उसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग करना ही चाहिए, भले आप पूरा बुक मत कीजिए, कंपनी जितना भी अच्छा हो, थोड़ा बहुत उसे प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। उसके बाद कंपनी ने जो लो लगाया वो लगभग 63% का लो लगाया, और साथ ही साथ आपका टाइम भी इसने बहुत खा लिया। लेकिन अब इस कंपनी ने क्या किया है, हमको ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट देने के टाइम पे इसने एक राउंडिंग बॉटम बनाया है। ये क्लियर एक राउंडिंग बॉटम बना है, और हमको राउंडिंग बॉटम का यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल चुका है। और रहा बात टारगेट का, तो इस डेप्थ को मेजरमेंट कीजिए और यहाँ लाके लगा दीजिए। आप देख सकते हैं जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो अराउंड 1800 का आ रहा है, अराउंड 1800 का है। और परसेंटेज में अगर हम देखें तो यहाँ से हमको अभी भी लगभग 32% तक का प्रॉफिट मिल सकता है। हालांकि स्टॉक ने ब्रेकआउट देने के बाद काफ़ी ऊपर चला गया है, आप देख सकते हैं इसने ऑलरेडी 36% का रिटर्न दे दिया है, लेकिन अभी भी हमको 32% का रिटर्न मिल सकता है। और साथ में अच्छी बात ये भी है कि इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी अच्छा है, 2.5% का है। तो जनरली मैं अपने पोर्टफोलियो में कम से कम 3-4 स्टॉक ऐसे रखता हूँ जिसमें हमको टाइम टू टाइम डिविडेंड यील्ड भी मिलता रहे, और जिस कंपनी के चार्ट्स भी काफ़ी हमें इंडिकेशन देने चाहिए कि वो स्टॉक अच्छा खासा हमको अपमूव दिखा सकता है। तो ये लास्ट स्टॉक था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं ऐसे ही वीडियोस कंटिन्यूसली बनाते रह पाता हूँ। जाते जाते आपसे एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इन वीडियोज़ में मैं जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। आपको उसमें बाय करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन आपको खुद से लेना है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपना एनालिसिस पेश करता हूँ और एक ओपिनियन देता हूँ कि स्टॉक में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, उनमें से 90% स्टॉक्स हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं। 10% 15% स्टॉक्स में क्या होता है, हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो ये जनरल सा चीज़ है, और ये स्टॉक मार्केट में अगर आते हैं तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही। आपको ये दोनों चीज़ को मिला के चलना चाहिए। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग का जो मेन थंब रूल्स है वो क्या है, तो आप कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।